आदाब नाजरीन T2F के प्लेटफॉर्म से हमें शैला शब्बीर और आज हम बात करेंगे आर्ट के एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे के बारे में। सन 2006 और 2007 में जब पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स को लाइसेंस जारी किए गए तो आगाज़ में ये चैनल्स खबरों और हालात हाजरा तक महदूद रहे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता एंटरटेनमेंट की तरफ इनका रुख हो गया। एंटरटेनमेंट में उर्दू ड्रामा सरे फहरिस्त रहा और ड्रामों की मकबूलियत के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन के नित नए पहलू सामने आते रहे। फिर इन ड्रामों में OST उनका लाजमी जुज़ बन गए। OST यानी ओरिजिनल साउंड ट्रैक एक एतबार से ड्रामे का थीम सॉन्ग होता है और ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी का अहाता करता है। OST जब से ड्रामे का लाजमी जुज़ बन गया तो इसमें शायरी, मौसीकी और गुलकारी की नई जहतों के साथ साथ इन शोबों से कुछ पुराने और कुछ नए लोग मुस्तकिल वाबस्ता हो गए और ये अदब और परफॉर्मिंग आर्ट के मिलाप के साथ एक नया जॉनरे बन गया। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ड्रामों के थीम सॉन्ग्स के लिए शायरी की और उनके प्रोफाइल में बहुत से खूबसूरत ड्रामे शामिल होते गए जिनका तस्करा हम आपसे अभी करेंगे। पहले हम अपने मेहमान से आपको मुतारिफ करवाते हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं फ़ातिमा नजीब साहिबा। फ़ातिमा साहिबा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाइए? बस बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत एज़ाज़ है कि आपसे बात हो रही है क्योंकि इतने मशहूर और ख़ूबसूरत आपके गाने या शायरी कह लीजिए वो हम लोगों ने सुनी है और उससे महज़ूज़ हो रहे हैं। आपसे उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सब में पहले तो ये बताइए कि अपने बारे में कि आपने लिखने का सिलसिला कब से शुरू किया और शायरी आपने कब से शुरू की और OST के हवाले से आपको किस तरह अप्रोच किया गया? जी, ये लिखने का आगाज़ पढ़ने के आगाज़ के साथ ही शुरू हो गया था। मुझे बचपन से ही नावल, बच्चों के रिसाले सब कुछ पढ़ने का बहुत शौक था। तो माशाल्लाह मेरे फ़ादर जो थे वो बहुत आलिम फ़ाज़िल इंसान थे, तो वो पर्शियन और उर्दू में लिखा करते थे शायरी। उनकी बुक्स, उनके साथ रहना, उनको देख-देख के पढ़ने का शौक भी और लिखने का शौक भी खुद ब खुद हो गया। शायद मौरूसी था ये उनकी तरफ से मिला, विरसे में। तो बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हुए फिर मैं बच्चों की छोटी-छोटी नज़्में लिखा करती थी। फिर उसके बाद जब बड़े होने के बाद ख़्वातीन के रिसालों में ख़्वातीन डाइजेस्ट से स्टार्ट लिया, हल्का-फुल्का लिखना शुरू किया। और ये मैं बताना चाहूँगी कि मुझे मैगज़ीन से मुतारिफ़ कराया था बानो कुद्सी आपा ने। फिर ये लिखने-लिखाने का सिलसिला चलता रहा। तो फिर ये बानो आपा ने जब मुझे अदबी हल्के से मुतारिफ़ करवाया, तो फिर बहुत से राइटर्स को पढ़ा। उमैरा अहमद की मैं बात करूँगी कि उमैरा अहमद की तहरीरें मुझ पे अजीब अंदाज़ में असरअंदाज़ होती थीं, कि मैं उनके किरदारों से निकल नहीं पाया करती थी। जब भी मैं उमैरा अहमद को पढ़ती थी, तो फिर मैं उनके किरदारों में ना खुद को बहुत मशहूर कुन हद तक ना मुझ पे असरअंदाज़ होते थे और मैं उनको सोचा करती थी और उनको लिखा करती थी। कहानी को समरी की शक्ल में, नज़्म की शक्ल में और फिर वो नज़्में मेरे अपने तक ही महदूद रहती थी। उस वक़्त इतना दौर नहीं था OSTs का या लिखने का नज़्में। तो फिर ये है कि उनकी कहानियों की को नज़्मों की शक्ल में तरतीब देते-देते जब ये चैनल्स का सिलसिला शुरू हुआ, OSTs का रिवाज आया, तो मेरा ये अंदर ख़्वाहिश जागी कि उमैरा अहमद के लिए काश मैं कुछ लिख सकूँ, उनके ड्रामा का। और फिर ये मेरी ख़्वाहिश उमैरा अहमद के तवस्सुत से ही पूरी हुई। उमैरा अहमद ने मुझे अपने ड्रामा सीरियल कंकर का OST लिखवाया और तब से ये सिलसिला जारी है।
सबसे पहले मैंने कंकर के लिए लिखा था, कंकर ओएसटी था, जो कि मुझे अभी भी बहुत पसंद है और जिस हवाले से जिनका हवाला है वो बहुत मोतबर नाम है, तो उनसे बहुत प्यार होने की वजह से मुझे अपने इस ओएसटी से भी बहुत मोहब्बत है। ये शीशा दिल मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया। अब क्या हासिल, अब क्या रोना, जब साथ हमारा छूट गया, छूट गया। ये शीशा दिल मस्कन तेरा। क्या कहने इसके? अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब थीम सॉन्ग बनने का जो प्रोसेस होता है, वो किस तरह से होता है? आप पहले शायरी करती हैं या आपको पहले थीम बताई जाती है, फिर उसके हिसाब से आप करती हैं या आपको उसके ट्यून के ऊपर जो है वो शायरी करना होती है? थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे ये प्रोसेस के बारे में भी। शहला ये ना डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस की डिफरेंट स्टाइल्स कह लें। कुछ लोग हैं मेलोडी सेंड कर देते हैं कि ये मेलोडी है, ये कहानी है, आपने इसके मुताबिक लिरिक्स लिखने हैं। कुछ लोग हैं कि पहले कहानी बता देते हैं, कहानी को लेके उनके किरदारों को अपने ज़हन में रख के उसके मुताबिक लिरिक्स लिखने होते हैं। चूँकि ओएसटी शुरू से लेके आखिरी एपिसोड तक चलता रहता है और बहुत से साइलेंट सिचुएशंस को कवर करता है, तो उसके मुताबिक हमें जिस तरह गाइड किया जाता है, जितना ब्रीफ किया जाता है, वैसे ही कर लेते हैं। मुझे खुद को ज़ाती तौर पे कहानी बता दी जाए, ब्रीफ कर दिया जाए, लिख दिया जाए जब और उसके बाद म्यूज़िक उस पे एडजस्ट किया जाए तो ज़्यादा ईज़ी लगता है। लेकिन अब तो ख़ैर मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ, मेलोडी अगर भेज दें तब भी लिख लेती हूँ। और अगर कहानी बता दी जाए, लेकिन एक बात है कि जितनी अच्छी ब्रीफिंग होती है, उतना ही अच्छा लिखा जाता है। जितना आपको आपको कहानी अच्छी बताई जाती है, डिटेल से बताई जाती है, तो उतना ज़्यादा वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालें उतना मीठा, जितनी मेहनत बिल्कुल, करेंगे हम, बिल्कुल। तो जितनी ज़्यादा डिस्कशन कहानी को डिस्कस करके कौन से कैरेक्टर को कहाँ लेके जाना है, किसके ऊपर कौन से जुमले आने हैं। बाज़ डायरेक्टर है वो राज़ी नहीं होते हैं, वो कहते हैं नहीं, इस किरदार के ऊपर ये लफ्ज़ आने चाहिए, इस किरदार को आपने ऐसे लेके चलना है। वो जितना ज़्यादा अच्छा गाइड करते हैं, उतना अच्छा लगता है, उतना अच्छा लिखा जाता है। क्या कहने? तो ये बताएँ कि पहला ड्रामा आपने बताया आपका कंकर था, जिसके ऊपर आपने ओएसटी लिखा ओएसटी भी था, ओएसटी जो है और उसका उसके अलावा और कौन-सा ऐसा है जिसका कि ओएसटी आपको पर्सनली बहुत पसंद है और अभी भी लोग उसको शौक से सुन रहे हैं? लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कंकर के बाद पज़ीराई मिली है। साहिर अली बग्गा साहब ने गाया था, क्या करूँ दर्द कम नहीं होता। टी को बहुत पज़ीराई मिली। ये अमृत और माया ड्रामा था। सिद्रा सहर अमरान ने लिखा था, उसका ओएसटी है। तो साहिर अली बग्गा की कंपोज़िशन थी और आवाज़ भी उन्हीं की थी। तो इसको बहुत पज़ीराई मिली। बल्कि बहुत ज़्यादा इसको ना सुना जाता है अभी भी। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हत्ता के यूथ जो छोटे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी मतलब कि पसंद हैं, गाड़ियों में अपनी गाड़ियों में लगाते हैं ओएसटीज़। तो साथ ही मुझे छोटी-छोटी वीडियो क्लिप्स भी मिलते रहते हैं, कि ये देखिए हम आपका ओएसटी सुन रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अक्सर आप मार्केट्स में जाते हैं, सदर वगैरह, तो आपको अच्छा लगता है कि अब ओएसटीज़ इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अक्सर जगहों पे गाड़ियों में यही सुने जाते हैं।
तो मेरे ओएसटी कंकर के बाद जिसको सबसे ज़्यादा पज़ीराई मिली, वो था क्या करूँ दर्द कम नहीं होता। लेकिन मुझे खुद को दिले बेखबर का ओएसटी बहुत पसंद है। ज़ेब बंगश ने गाया था, हुँ, हुँ, बहुत हुँ। खूबसूरत है। बहुत उसके खूबसूरत। अलावा जी, और मेरे हस्बैंड को जो पसंद है वो मन्नत का ओएसटी है। ओके, ड्रामा सीरियल मन्नत, वो हमारी गाड़ी में बहुत बजता है। अच्छा। उसको खैर बीना खान ने बहुत खूबसूरत गाया है। तो इसी तरह डिफरेंट लोगों की डिफरेंट पसंद है। मतलब कि मेरे बच्चों को कुछ और पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, मेरे हस्बैंड को कुछ और है, लेकिन सबसे ज़्यादा पज़ीराई कंकर को और क्या करूँ दर्द कम नहीं होता, इसको मिली। अच्छा, चलिए ठीक है, अब इस वक़्त हम अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं और इसकी ऑडियो सुनवाई जाएगी अभी। बाहर है अभी दिल नशी है समा पिया मेरे चारों ओर बहार है अभी है सितारों के काफिले मेरे रोज़ो शब पे निखार है तुझे क्या खबर मेरे हमसफर बड़ा दिल नशी अच्छा एक और सवाल है फ़ातिमा आपसे कि ओ ओएसटी की प्रोडक्शन में शायर का किरदार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? मतलब आप कंटिन्यूअसली जिस वक़्त इसको आपने एक ओएसटी तैयार कर रही हैं, तो उसको उसके लिए शुरुआत कहाँ से होती है? आई थिंक दैट्स हाउ आई शुड पुट इट। ये तो कहानी जब मुझे बता दी जाती है कि ये कहानी है, आप इसको लेके चलें, तो मैं कहानी के मुताबिक लिख देती हूँ। अप्रूवल मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, बाज़ औक़ात उनको छोटी बहर में चाहिए होता है, मैंने ग़ज़ल स्टाइल में लिख दिया होता है, तो फिर मुझे बताया जाता है कि नहीं हमें तो ये चाहिए, इस उसमें लिखें, छोटी बहर में लिखें, तो मैं छोटी बहर में लिख देती हूँ, अगर ग़ज़ल स्टाइल में चाहिए तो ग़ज़ल में लिख दूँगी, क्योंकि मुझे तो उसके मुताबिक चलना है जैसी कि डिमांड है। बाज़ लोग पुराने अंदाज़ को पसंद करते हैं, बाज़ लोग यूथ के साथ चलना चाहते हैं कि जो आजकल की जनरेशन को भी समझ में आए, आजकल के बच्चे भी सुनें। तो बस मुझे जैसा कहा जाता है मैं वैसे कर देती हूँ। तो मेरा किरदार इतना ही होता है, शायर का किरदार इतना ही होता है कि वो लिख के दे दे, उसको अप्रूवल मिल जाए, फिर उसके बाद वो ड्रामा में डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी से चलाते रहते हैं। डिफरेंट खामोश और साइलेंट सीन्स को उससे कवर करते हैं एंड तक। लेकिन शायर का रोल लिख के देने के बाद ख़त्म हो जाता है। इतना ही हुँ, होता है हुँ। बस। चलें, ठीक है और हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि जो ड्रामा राइटर हैं या डायरेक्टर हैं और ओएसटी राइटर हैं, इन 3 के बीच में कोई जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता या किसी किस्म का एक दफ़ा आपने एक बना दी चीज़ तो उसमें एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या कि आपको कहा जाता है कि इसको मज़ीद चेंज करें या कोई रद्द-ओ-बदल करें या टोटली रिजेक्ट करें, इस तरह से होता है? जी, जी, बिल्कुल होता है। मतलब कि डायरेक्टर साहब और ओएसटी राइटर की ज़्यादा गुफ्तगू होती है या म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ ज़्यादा होता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि कंप्लीट पूरा ओएसटी चेंज कर दें। कंप्लीट 2-3 दफ़ा मतलब कि इसको लिरिक्स को चेंज करना पड़ता है। जिस तरह की डिमांड होती है उसके मर्ज़ी के मुताबिक हमें लेके चलना पड़ता है। कोई कुछ लोग होते हैं जिनको पुराने अंदाज़ में धीमा-धीमा चाहिए, किसी को यूथ के अंदाज़ में, तो हमें जिस तरह का कहा जाता है वैसे लिख देते हैं हमें तो। लेकिन ये है कि इसमें चूँकि काम करना है, तो कोई वो इख्तिलाफ़ात नहीं होते। काम करना है, आपको जैसा कहा जाता है वैसे आप कर देते हैं। तो ईज़ी है, बहुत मज़े का काम है।
एन्जॉय करते हुए ज़िंदगी गुज़र रही है, मुझे तो मज़ा आता है लिखने में। मुझे अच्छा लगता है कि बार-बार लिखवाएँ। जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ ना लिखी जाए बने, तो उसका क्या फ़ायदा? मैं लिख बिल दूँ, आप यूज़ कर लें। आप मुझे सही है, बताएँ कि नहीं आपका यहाँ पे ठीक नहीं है, इसको चेंज करें। हज़ार दफ़ा चेंज करवाएँ, क्या है इसमें क्या है? काम करना है तो फिर दिल से करना है, क्या बिल्कुल, फ़ायदा फिर ऐसे टोटल पूरा करने का? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे बार-बार लिखवाया जाता है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई वो आर नहीं महसूस होती कि नहीं अब लिख दिया, इसी को यूज़ करें। तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। बल्कि अच्छा है, जितनी मेहनत की जाती है उतना सिला मिलता है। बिल्कुल। मतलब कि अच्छा लगता है कि ठीक है, बेशक आप रीराइट करवाएँ, 10 दफ़ा करवाएँ, कहें कि ये मीटर में नहीं बैठ रहा है, इसको चेंज कर दें, लफ्ज़ों को चेंज कराएँ, पूरा ओएसटी चेंज करवाएँ, लेकिन जब उसके बाद चीज़ बने तो खूबसूरत होनी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक ये सबकी मेहनत का एक फल होता है ओएसटी की जी, सूरत में। टीम वर्क है। टीम वर्क है, बिल्कुल, सही है। अच्छा तो अब ये बताइए कि एक किसी भी ड्रामे की मंज़रकशी में ओएसटी का किरदार क्या होता है? ओएसटी का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो कहती हूँ रीढ़ की हड्डी होता है ओएसटी। क्यों ड्रामा स्टार्ट होता है, उसकी जब आप मतलब कि क्लिप्स चलना शुरू होते हैं तो ओएसटी ही सबसे पहले मंज़र-ए-आम पे आता है। तो मुझे तो लगता है कि ओएसटी का बहुत अहम रोल होता है, किसी भी किरदार की ज़हनी और दिली कैफ़ियत को उजागर करने में लिरिक्स का बहुत कमाल होता है। आप बाज़-औक़ात एक किरदार है जो कि ख़ामोश है, उदास है, उसकी दिली कैफ़ियत को आपने अगर ज़ुबान देनी है, तो ओएसटी बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है, वो आपको बताता है कि इस वक़्त इस किरदार के दिल पे क्या गुज़र रही है। या कोई सीन है बहुत खामोश है, साइलेंट है, तो बैकग्राउंड में चलने वाला ओएसटी ही उस सीन की मंज़रकशी को सामईन तक पहुँचाता है। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि ओएसटी का किरदार बहुत अहम होता है, बहुत ज़्यादा अहम और अब तो ख़ैर इसको सब तस्लीम करते हैं हाँ, बिल्कुल, ये तो कि है। ओएसटी का बहुत अहम रोल है। अच्छा हमारा सवाल ये है आपसे कि जब आपको ड्रामे की थीम बता दी जाती है, तो कितना वक़्त लगता है सॉन्ग लिखने में आपको? और इस सिलसिले में आपकी इंटरैक्शन डायरेक्टर के साथ होती है या ड्रामा राइटर के साथ? ये भी बताइए। जी टाइम ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि जब आप कहानी पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, आपको ब्रीफ़ कर दिया जाता है, तो फिर वो किरदार आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, छोटे-छोटे जुमले लिखना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा लिखते हैं, उतनी ज़्यादा फिर आपको उसके बारे में आमद होती रहती है और आप लिखते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और डिस्कशन ड्रामा राइटर से तो नहीं होती, डायरेक्टर से होती है और म्यूज़िक डायरेक्टर से होती है। म्यूज़िक डायरेक्टर का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। वो हमें गाइड करते हैं कि नहीं इसको ऐसे करें, इसको ऐसे लेके चलें। तो म्यूज़िक डायरेक्टर की डिमांड के मुताबिक चलना होता है और चलना भी चाहिए क्योंकि आप दोनों ने मिलके ही एक ओएसटी को जान देनी है, शक्ल देनी है, ढांचा बनाना है। तो फिर जितनी ज़्यादा हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, उतनी खूबसूरत चीज़ तैयार हो जाती है। इसमें कोई ख़ास इतना वो नहीं होता ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती। हुँ, हुँ। म्यूज़िक डायरेक्टर की, लिरिसिस्ट की और सिंगर की होती है। तो अच्छा, बल्कि हाँ जी, तो बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है। बिल्कुल और हमें लगता है कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे रहती हैं कि यकीनन वहाँ के खूबसूरत मौसम का और मनाज़िर का असर आपकी शायरी पे भी होता बिल्कुल होता है। है ना? बिल्कुल। आपको हाँ हाँ, जी, होता है, बिल्कुल होता है। खूबसूरत मौसम का भी होता है और मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके दिल का मौसम है। बिल्कुल। बाहर के मौसमों की निस्बत आपके दिल का मौसम आपके ऊपर ज़्यादा असर-अंदाज़ होता है। बाज़-औक़ात बाहिर बहुत खूबसूरत मौसम होता है लेकिन मुरझाया हुआ होता है, तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन बाज़-औक़ात आपका दिल का मौसम अच्छा हो, तो फिर सारे मौसम अच्छे हैं।
बिल्कुल और आई थिंक दिल का अच्छा मौसम जो है वो आपकी शायरी में झलकता है कि कितनी खूबसूरत शायरी है और कितने खूबसूरत आपके ओएसटी हैं। और फ़ातिमा हमारे नाज़रीन ये भी यकीनन जानना चाहेंगे कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आप शायरी के अलावा क्या करती हैं? किस तरह के कोई काम या कोई किसी तरह की मसरूफ़ियात आपकी ऐसी हैं? उनके बारे में बताइए थोड़ा। जी, मेरी जिस तरह आम घरेलू ख़्वातीन होती हैं, वही मसरूफ़ियात हैं, घर को देखना, बच्चों को देखना और बुक रीडिंग, ये जो है बुक रीडिंग मुझे विरसे में मिली है, ये इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। कागज़ कलम से रिश्ता और यही जो रूटीन में होती हैं हॉबीज़, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि राइटिंग, रीडिंग और अ, हल्का अहबाब अच्छा है, जो दोस्त अहबाब हैं वो भी सारे राइटिंग और लिखने से ही वाबस्ता हैं, ड्रामा राइटर्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बातचीत, गपशप। आजकल तो ये फ़ेसबुक का दौर है, बिल्कुल, यही इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो मुझे इस तरह के म्यूज़िक से अच्छा पुराने गानों का म्यूज़िक, जो पुराने गाने थे, ग़ज़लें, बिल्कुल। वो हुँ, हुँ। सुनना अच्छा लगता है। इकबाल अच्छा, बानो को, फैज़ अहमद की ग़ज़लें, बहादुर बिल्कुल, शाह ज़फ़र की सही है। मतलब के पुराने शायरों में से अहमद बिल्कुल, फराज हैं। बिल्कुल। तो ये सब इनको पढ़ना, सुनना, पोएट्री, हुँ, हुँ। ओढ़ना-बिछोना पोएट्री है। बिल्कुल, वो तो अंदाज़ा हो रहा है। और ये बताइए आपके कोई शेरी मजमूआ आपका अपना है जो कि हम लोग जिससे पढ़ के मुस्तफ़ीज़ हो सकें? जी, जी, मेरा एक शेरी मजमूआ है, तुम अब्रे गुरेज़ां हो। वाह! क्या जी। नाम है माशाअल्लाह। तुम अब्रे गुरेज़ ना हो। जी, तुम अब्रे गुरेज़ां हो। हुँ, हालाँकि हुँ। अब्रे गुरेज़ां अब अब्रे करम बन चुका है, हुँ, लेकिन हुँ। फिर भी मजमूए का नाम तुम अब्रे गुरेज़ां हो है। तो अच्छा। उसके बाद अब मैं सेकंड बुक पे काम शुरू कर रही हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि मुझे इतना एन्जॉय करती हूँ ना इसको ओएसटी लिखने को, कि बस वो मेरे काम अधूरे रह जाते हैं। बहुत से छोटे-छोटे काम जो कि अधूरे पड़े हैं। हुँ, हुँ। ज़िंदगी में ना कोई वो नहीं है कि मुस्तकिल मिज़ाजी कहनी चाहिए क्या कि चीज़ों को मुकम्मल करना। बुक का काम शुरू किया अधूरा, एक सफ़रनामा लिखना शुरू किया था, वो भी अधूरा पड़ा है। हम लोग मक्का मदीना जब उम्रा करने गए थे, हुँ, फिर हुँ। यूरोप की सैर की थी, तो मैंने एक सफ़रनामा शुरू किया था। बहुत सी चीज़ें अधूरी-अधूरी सी पड़ी हैं और इनका अक्स मेरी शायरी में नज़र आता है। जो अधूरापन मैं छोड़ देती हूँ ना, वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपा शायरी में दर्द डालें। अच्छा। तो मुझे हँसी आती है, मैं कहती हूँ दर्द का तो खज़ाना है मेरे पास, जितना आप चाहेंगे डाल दूँगी। नहीं, नहीं बहुत बहुत तो खूबसूरत शायरी है, बिल्कुल। और तो बस वो यही है कि हुँ, जी, हुँ। जी, जी, आप बताएँ? मैं वही कि यही कह रही थी कि जो बात मुझे अपनी तकलीफ़ देती है ना, वो यही देती है कि मैं चीज़ों को मुकम्मल नहीं कर पाती हूँ। अधूरी-अधूरी चीज़ें छोड़ी हुई हैं। ड्रामा लिखना शुरू किया था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। जो सफ़रनामा लिखना शुरू किया था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी जो पोएट्री की बुक अपने मजमूआ कलाम लिख रही हूँ, वो भी अधूरा है। पता नहीं ये ज़िंदगी से अधूरापन कब ख़त्म होगा? या अब तो ख़ैर अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। वाह! तो बस नहीं, ये है कि ऐसे ही है, बस यकीनन चल रहा है होगा सिलसिला और आपने ये फिर अधूरापन मैंने शायरी में हाँ, नहीं आपने ऑलरेडी आपका एक मजमूआ है, तो इंशाअल्लाह ये जो दूसरे आपने शुरू किए हैं, यकीनन वो भी हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, इंशाअल्लाह जल्द या बदेर। और बाकी ये बताइएगा कि आपकी जो ओएसटी के हवाले से हम पूछना चाहेंगे कि कौन-कौन से मशहूर सिंगर्स ने उनको गाया है और उनमें से आपको कौन-सा पसंद है? जी, ओएसटीज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स ने गाए हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब मारवी हैं, ज़ेबुन्निसा बंगिश हैं, सारा रज़ा खान हैं, बीना खान हैं और इंडिया में से श्रेया घोषाल हैं, पापोन हैं और अरमान मलिक हैं।
और हरदीप कौर हैं और भूमि तरीदेव हैं, शादाब आफरीदी हैं और शुमाइला रहमत हुसैन, जो कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड भी है। अच्छा। उसने गाया है। जी, जी। तो बहुत सारे नाम हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे-अच्छे मिले, सिमाब जी, सिन जी। हैं हुँ, हुँ। और साहिर अली बग्गा, उनका नाम ना लेना तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। नवीद नाशाद, बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, एज़ अ ह्यूमन बीइंग बहुत नाइस बंदा और सभी ये इंडियन कंपोज़र्स और सिंगर्स के साथ भी काम किया है और अपने पाकिस्तानी सिंगर्स और कंपोज़र्स के साथ भी काम किया है। सभी बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्यार बिल्कुल, करने वाले, इज़्ज़त करने बिल्कुल। वाले। स मुझे तो सही बात। हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं, जिनसे बात करके, उनके साथ काम करके अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, तो बस मोहब्बतें किए जाएँ, काम किए जाएँ, ज़िंदगी गुज़ार दें। वैसे भी ज़िंदगी तो गुज़र ही रही है, गुज़र ही जाना है। बर्फ़ का बिल्कुल। काम तो पिघलना है, तो क्यों ना बिल्कुल, मोहब्बतें बाँटते हुए गुज़ारी जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं तो फ़ातिमा बस आप। अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। बहुत से अरमान मलिक ने भी गाया हुआ है मेरा गाना, तो मुझे तो सबके साथ ही अच्छा लगता है। राहत फ़तेह अली की आवाज़ में जो अभी सज़ाए इश्क का हुँ, और हुँ। शहरे मलाल जी, जी। सनम मारवी जी की आवाज़ में तड़प, इनके ओएसटीज़ आजकल आ रहे हैं, तो सभी बहुत पॉपुलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब हम आपके ओएसटीज़ में से राहत फ़तेह अली ख़ान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अपने नाज़रीन से आपका कलाम शेयर करेंगे। मेरे रूबरू मेरे चार सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हम नशी मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में ना बता पिया तू हकीकतें, दिले नादा बता देना करे कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना करे अखियां खताए इश्क, ये नादा है कुछ ना जाने मिले दिल को सजाए इश्क, सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजाए इश्क, इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम। जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, हाँ जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, जाना 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 फ़ातिमा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमें इतनी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई और हमारे नाज़रीन को आपकी शायरी के बारे में और आपके बारे में बहुत कुछ पता चला है। इंशाअल्लाह फिर से हम राब्ता करेंगे और बहुत शुक्रिया फिर से आपका। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, कितना आपने इज़्ज़त दी, ऑनर दिया
और इतने खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म से बातचीत की सब कुछ। तो आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो शायरों को और क्या चाहिए होता है ज़िंदगी से? थोड़ी-सी बिल्कुल। मोहब्बत और कुछ भी नहीं।